दिव्या विशाल से कुछ कह पाए उससे पहले ही विशाल ने दिव्या से कहा, चलो अब वो खतरनाक गेम खेलने की बारी हमारी है। विशाल की बात सुनकर दिव्या ने दहशत में आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये प्लानशेट गेम नहीं खेलूंगी और तुम भी मत खेलो। अगर उस आत्मा ने हमें मार दिया तो? विशाल ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें उन आत्माओं को आजाद करवाना ही होगा, क्योंकि यही एक हमारी आजादी का भी रास्ता है। लेकिन हमारे पास वो आत्माओं को बुलाने वाला बोर्ड कहां है? दिव्या ने विशाल से कहा। दिव्या की बात सुनकर विशाल झुंझलाते हुए बोला, उसे वीजा बोर्ड कहते हैं, वो बोर्ड लेकर आया हूं मैं अपने साथ। इतना कहकर विशाल ने अपने हाथ में पकड़े बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, मेरे बोलने का मतलब भी वही था। खुद को ज्यादा होशियार मत समझो, बड़े आए फालतू में। दिव्या ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, समझी? विशाल ने भी गुस्से में जवाब दिया। विशाल और दिव्या को लड़ते देख बंसी ने मुरली से कहा, भाई ये दोनों तो हमसे भी ज्यादा लड़ते हैं। बंसी की बात सुनकर मुरली ने कहा, तो अच्छा है ना, वैसे भी लड़ने से प्यार बढ़ता है। इतना कहकर विशाल रूम नंबर 9007 की तरफ जा ही रहा होता है कि सामने मल्लिका को खड़ा देखकर एकदम से रुक जाता है, जिसकी वजह से विशाल के पीछे आती हुई दिव्या विशाल से टकरा जाती है। तुम चलते चलते एकदम से ब्रेक क्यों मार देते हो? दिव्या ने चिल्लाते हुए विशाल से कहा, लेकिन सामने मल्लिका को देखकर दिव्या चुप हो गई। मल्लिका की शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि मल्लिका के सामने खड़ा हर इंसान अलग से डर में घिर जाता है। ठीक वही हाल होता है दिव्या का। मल्लिका को सामने देखकर दिव्या अचानक चुप हो जाती है और विशाल के करीब जाकर खड़ी हो जाती है। दिव्या को विशाल के करीब खड़ा देखकर मल्लिका को बहुत अजीब लगता है और मल्लिका विशाल से कहती है, विशाल जरा मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। लेकिन विशाल मल्लिका की बात टालते हुए कहता है, मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता, मुझे उन आत्माओं को आजाद करवाने जाना है, वो ज्यादा जरूरी है, मैं उसके बाद आपसे मिलता हूं। दरअसल विशाल उस रात उसके और मल्लिका के बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद से मल्लिका को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है। विशाल को यह समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे एक आत्मा के साथ पूरी रात बिता सकता है। दिव्या के सामने इस तरह विशाल के मना करने से मल्लिका को गुस्सा आ जाता है और वो घूर कर दिव्या की तरफ देखती है। दिव्या डर के कारण मल्लिका से आंख नहीं मिला पाती और अपनी नजरें झुका लेती है। फिर देखते ही देखते मल्लिका वहां से गायब हो जाती है। लेकिन मल्लिका के गुस्से की वजह से पूरा होटल राजमहल हिलने लगता है, मानो वहां कोई भूकंप आ गया हो। सारी पेंटिंग्स इधर उधर गिरने लगती हैं। विशाल और दिव्या खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ते हैं। बंसी और मुरली भी खुद को बचाते हुए विशाल के पास जाते हैं। बंसी विशाल से कहता है, विशाल प्लीज मल्लिका के पास जाकर उससे माफी मांग लो, वरना ये राजमहल आज के आज ही गिर जाएगा। मल्लिका का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। बंसी की बात सुनकर विशाल को अपनी गलती का एहसास होता है और विशाल मल्लिका के कमरे की तरफ चला जाता है। रूम नंबर 703। पूरे होटल में सिर्फ मल्लिका का कमरा ही होता है जो 3 डिजिट का है, वरना बाकी सारे कमरों का नंबर 4 डिजिट का है।
जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कमरे के पास पहुंचते ही विशाल को अंदर से मल्लिका की आवाज आती है। अंदर आ जाओ विशाल। अंदर आते ही विशाल ने महसूस किया कि होटल शांत हो चुका है। कमरे के अंदर विशाल को भीनी भीनी सी खुशबू का एहसास होता है। विशाल ने देखा कि मल्लिका सामने बेड पर लेटी हुई होती है। मल्लिका ने ट्रांसपेरेंट रेड कलर का गाउन डाला होता है, लेकिन विशाल मल्लिका को देखकर खुद को काबू करता हुआ हिम्मत जुटाकर अपनी बात बोलता है। मल्लिका, मुझे माफ करना, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो बस मेरी एक गलती थी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। इतना कहकर मल्लिका कुछ कह पाए इससे पहले ही विशाल वहां से चला जाता है। होटल को इस तरह से हिलता देखकर दिव्या को बड़ा अजीब लगता है और दिव्या विशाल को ढूंढने के लिए अपने कदम बढ़ाती ही है कि तभी अपने पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस करके दिव्या की चीख निकल जाती है। दिव्या ने देखा कि उसके पैरों के नीचे किसी की आंख पड़ी हुई होती है। वो जरा मेरी आंख देना, पता नहीं कब नीचे गिर गई। दिव्या के सामने खड़े एक आदमी ने अपनी गहरी खौफनाक आवाज में कहा। उस आदमी के चेहरे से दोनों आंखें गायब होती हैं और आंखों की जगह से खून निकल रहा होता है। होठ कटे हुए होते हैं जिस पर कीड़े चिपके होते हैं। पूरा शरीर जलने के कारण काला हो चुका होता है। उसकी चमड़ी भी शरीर से चिपक चुकी होती है। ये देखकर दिव्या जोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी ही देर में पानी के छींटे आंखों पर पड़ने से दिव्या अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने विशाल को देखती है। विशाल दिव्या को होश में आया देखकर बोलता है, निकल गई सारी बहादुरी, तो चले अब। विशाल को रिकॉर्ड्स चेक करता देख दिव्या कहती है, विशाल क्या कर रहे हो? चलो उस गेम को खेलकर उन लड़कियों के बारे में पता लगाएंगे। दिव्या की बातें सुनकर विशाल कहता है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। तभी विशाल को होटल के रिकॉर्ड में से उन चारों लड़कियों में से एक के बारे में पता चलता है। उन चारों लड़कियों में से एक विधि अवस्थी का स्टूडेंट आईडी कार्ड विशाल को मिलता है, जिससे विशाल को उन लड़कियों के कॉलेज के बारे में पता चलता है, सिटी कॉलेज ऑफ अजमेर। विशाल तुरंत उस नाम के साथ लिखा कॉलेज का एड्रेस और नंबर नोट कर लेता है और दिव्या के साथ रूम नंबर 9007 की तरफ चला जाता है। विशाल और दिव्या ठीक उन्हीं लड़कियों की तरह बोर्ड को बीच में रखकर और उसके सामने एक मोमबत्ती जलाकर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। विशाल ने दिव्या से कहा, कुछ भी हो जाए, इस हार्ट शेप इंडिकेटर पर से अपनी उंगली मत हटाना। उन आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दिव्या विशाल की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा दादाजी नहीं बनो, समझे? मैंने भी देखा है उन लड़कियों को आत्माओं को बुलाते हुए, बड़े आए। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। विशाल ने दिव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। विशाल और दिव्या की लड़ाई देखकर मुरली ने विशाल के पास कान में आकर फुसफुसाया, विशाल, लड़ो मत, अभी हमें इन आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। मुरली की बात सुनकर विशाल अपना ध्यान सामने जल रही मोमबत्ती पर लगाने की कोशिश करने लगता है। विशाल को कुछ ना बोलते देख दिव्या भी अपना पूरा ध्यान मोमबत्ती पर ही लगाती है।
विशाल ने मोमबत्ती में ध्यान लगाते हुए कहा, हम दोनों अपनी सारी शक्ति मिलाकर तुमको बुलाते हैं। अगर कोई रूह यहां हमारे आसपास है तो हमारे सामने आए। अगर कोई रूह यहां इस कमरे में मौजूद है तो अपने होने का हमें एहसास दिलाए। विशाल के इतना कहते ही पूरे कमरे की चीजें गिरने लगती हैं। कमरे की बंद खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। बंद लाइट्स खुद से ही जलने बुझने लगती हैं। तेज हवा चलने लगती है। ये सब देखकर दिव्या डर के मारे उठने ही वाली होती है कि विशाल इशारे से दिव्या को बोलता है, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, यहां से उठना बिल्कुल भी मत, और अपनी उंगली किसी भी कीमत पर मत उठाना। विशाल ने फिर से सवाल किया, क्या इस कमरे में कोई आत्मा मौजूद है? तभी बोर्ड से लगा हुआ हार्ट की शेप का इंडिकेटर अपने आप यस की तरफ मुड़ जाता है। ये देख दिव्या के पसीने छूटने लगते हैं। विशाल बिना देर किए तुरंत दूसरा सवाल पूछता है, तुम्हारी मौत कैसे हुई मैं जानना चाहता हूं, ताकि मैं तुम्हें यहां से आजाद करवा सकूं। विशाल के बस इतना कहने की देर थी कि सामने की दीवार में अपने आप खून से कुछ लिखा हुआ उभर आता है। हम 4 आत्माएं इस कमरे में मौजूद हैं। क्या 4 आत्माएं? दिव्या की डर के मारे आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिव्या हिचकिचाते हुए बोलती है। दिव्या की बातों को इग्नोर करते हुए विशाल फिर से उन आत्माओं से पूछता है, तुमने उन लड़कियों को क्यों मारा जिन्होंने हमसे पहले यहां पर तुम्हें बुलाया था? तभी अचानक से कमरे का माहौल बदल जाता है और विशाल के सामने बैठी दिव्या को जोर का झटका लगता है। देखते ही देखते दिव्या की आंखों का रंग बदल जाता है और वो अपनी जगह पर बैठी जोर जोर से हिलने लगती है। ये देखकर विशाल थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ दिव्या? तभी दिव्या अचानक से विशाल को घूरते हुए एक आदमी की भारी आवाज में बोलती है, दिव्या नहीं, मैं रोहन हूं। ये सुनकर विशाल सहम जाता है और दिव्या बोलती है, तुमसे पहले जिन लड़कियों ने हमें यहां बुलाया था वो चारों हमारी गुनहगार थी, इसलिए हमने उनको ठीक वैसे ही मारा जैसे उन लोगों ने हमें मारा था। वो चारों इसी कमरे में कैद है। फिर विशाल आंखों में हैरानी लिए पूछता है, हमारी गुनहगार थी मतलब? क्या आप एक से ज्यादा हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए दिव्या ने उसी मर्दानी आवाज में बोला, हाँ, हम 4 आत्माएं हैं, हिना, ऋतु, पूजा और रोहन, यानी कि मैं, जिन्होंने उन चारों लड़कियों को उनके किए की सजा दी है। उसी वक्त सामने दीवार पर खून से उभर कर लिखा आता है, विशाल, हमारी मदद करो और हमें यहां से मुक्ति दिलवाओ। अभी विशाल ये पढ़ ही रहा होता है कि तभी 3:30 बजते हैं और रिसेप्शन पर लगी इटालियन घड़ी की टन की आवाज होटल में गूंजने लगती है। विशाल समझ जाता है कि ये किस बात का इशारा है और पूरे होटल में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। हर तरफ जलने की बदबू बिखर जाती है। विशाल जैसे ही अपनी उंगली बोर्ड से हटा लेता है तभी रोहन की आत्मा दिव्या का शरीर छोड़ देती है
और दिव्या धड़ाम से टेबल पर गिरकर बेहोश हो जाती है। विशाल दिव्या को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या नहीं उठती। वहीं होटल राजमहल में आग की लपटें बढ़ती चली जा रही होती हैं। तब कोई और रास्ता नजर ना आता हुआ देखकर विशाल दिव्या को अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकल जाता है। मल्लिका के घर जाकर विशाल दिव्या को बिस्तर पर लेटाता है और जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन दिव्या ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा होता है। खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने के बाद विशाल को दिव्या के पास ही लेटना पड़ता है। लेटते ही विशाल की आंख लग जाती है और देखते ही देखते दोपहर के 12 बज जाते हैं। विशाल के कानों में दिव्या के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं और वो झटके से उठ जाता है। दिव्या गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ही सो गए? जहां हॉट और ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं कि तुम्हारे जैसे लड़के उसका फायदा उठाने लगते हैं। विशाल हैरान होता हुआ बोलता है, हॉट और ब्यूटीफुल कौन है यहां? वहीं दिव्या बोलती चली जा रही है, अंधे हो क्या? दिख नहीं रही हूं मैं? मेरी मां मुझसे कहती थी लड़कियां खुली तिजोरी की तरह होती हैं और तुम जैसे लड़के डाका मारने आ जाते हैं। विशाल कहता है, वाह वाह वाह, एक तो मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें होटल से उठाकर यहां लाया और तुम मुझ पर तिजोरी लूटने का इल्जाम लगा रही हो। दिव्या हैरानी से उसे देखती रहती है। विशाल आगे कहता है, ओ खुली तिजोरी, मेरा कोई इरादा नहीं है कोई भी तिजोरी लूटने का, समझी? और खासकर ये वाली। इतना कहकर विशाल कमरे से निकलने लगता है और पीछे मुड़कर बोलता है, और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें विधि के कॉलेज जाना है, नहीं तो आज रात वो आत्मा तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाएगी। विशाल के जाते ही दिव्या चिढ़ते हुए बोलती है, पढ़े आए। सिटी कॉलेज ऑफ अजमेर के ऑफिस में खड़े विशाल और दिव्या ध्यान से ऑफिस को देख रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से आवाज आई, हाँ बोलो, क्या काम है? उस ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने कहा, वो एक्चुअली हमें आपके कॉलेज की स्टूडेंट विधि अवस्थी के बारे में पता करना है। विशाल ने कहा। विशाल की बातें सुनते ही जैसे उस आदमी को झटका लग गया हो और उस आदमी ने विशाल और दिव्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, आप लोग हैं कौन और आप विधि अवस्थी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? विशाल ने बताया, हम विधि के सीनियर हैं और हमारी शादी होने वाली है और हमारे पास विधि का एड्रेस नहीं है, बस कॉलेज का एड्रेस पता था, इसलिए हम उसका एड्रेस लेने आए हैं। अगर आप हमारी हेल्प कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शादी वाली बात सुनकर दिव्या विशाल को घूरने लगती है और बड़बड़ाती हुई कहती है, तुम्हें बाद में देखूंगी, पढ़े आए। विशाल की बात सुनकर उस क्लर्क ने कहा, मुझे माफ करिएगा, पर विधि अवस्थी की तो 7 साल पहले ही जयपुर के एक होटल में बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। क्लर्क की बात सुनकर विशाल और दिव्या हैरान होने का नाटक करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिव्या ने कहा, अरे सर, कम से कम आप हमें उसका एड्रेस दे दीजिए, हम उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिल लेंगे। क्लर्क ने हाँ में सर हिलाते हुए दिव्या और विशाल को विधि के घर का एड्रेस दे दिया। फ्लैट नंबर 404, आनंद सोसाइटी, सम्राट नगर, जोधपुर। दिव्या और विशाल ने देखा कि आनंद सोसाइटी में बने हुए सारे घर एक ही जैसे दिखते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें काफी ढूंढने के बाद विधि का घर मिलता है, फ्लैट नंबर 404। विधि के घर पहुंचते ही दिव्या ने जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से किसी महिला की आवाज आई,
मैंने तुम्हें देख लिया है, बेल बजाने की कोशिश मत करना। आवाज सुनते ही दिव्या चौंक कर दरवाजे से 2 कदम पीछे हट जाती है और तभी दरवाजा खुलता है। विशाल और दिव्या ने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला उनके ठीक सामने खड़ी है। बिखरे हुए बाल, बेतरतीब पहनी हुई साड़ी और अजीब सी हालत। वो औरत दिव्या और विशाल से पूछती है, तुम लोग होटल राजमहल से आए हो ना? विशाल और दिव्या हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब क्या होगा कहानी में आगे? कौन है ये औरत जो जानती है कि दिव्या और विशाल होटल राजमहल से आए हैं? कैसे विशाल और दिव्या करवाएंगे